नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरी डिस्टोनिया के कारण स्पैज़म बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए बना नहीं पाया। तो आज मैं आपको JLPT का मेरा एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में बताऊंगा। और तो मैंने N1 भी क्लियर किया हुआ है। तो मैं 2009 को गया था जापान मास्टर्स करने मटेरियल साइंस में। तो उसके लिए मुझे कोई भी जापानीज़ की ज़रूरत नहीं थी और बेसिकली टोफेल का मार्क ज़रूरत था उस समय। तो उस यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं था, सुकुबा यूनिवर्सिटी, उसमें जापानीज़ लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी नहीं ज़रूरत थी उस कोर्स के लिए, क्योंकि उसी साल से उन लोग इंग्लिश में मास्टर्स कोर्स शुरू कर रहे थे। 2009 की बात है। तो लगभग जब मैं गया तो तब वहाँ जाने के बाद नॉर्मल लाइफ के लिए या कुछ पूछने के लिए कन्वीनियंस स्टोर वगैरह या कुछ खरीदने के लिए लाइफ के लिए जापानीज़ ज़रूरत थी, लेकिन ये रिसर्च और यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए मैंने पहले 2 साल जो गए उतना सीरियस नहीं था जापानीज़ सीखने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने सीख पाया, जितना भी सीख पाया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मोमेंट था वो था 2011 जब वो अर्थक्वेक आया। तो उस समय रियली लगा कि जापानीज़ लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ या अपने सराउंडिंग एरिया न्यूज़ वगैरह क्या हो रहा है वो जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए जापानीज़ जानना और पढ़ना और सुनना और समझना ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जापानीज़ मैंने सीखने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और उसके साथ मैंने PhD भी कर रहा था अपने मटेरियल साइंस में और जापानीज़ भी पढ़ रहा था। और इस समय मुझे कुछ बुक्स जो हैं जो यहाँ पर दिखेंगे, तो उनको देखकर मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे इस बुक से मिला, क्योंकि इसने मुझे कांजी के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा करवाया। और मुझे भी लगता है कि कांजी अगर आप सीख जाएंगे, डेफिनेटली हिरागाना काताकाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप कांजी आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप जापानीज़ लैंग्वेज या कल्चर के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए कांजी मैंने सीखना शुरू किया और होल हार्टेडली और बहुत मेहनत से मैंने ये करीब 2011 की बात है, तो 2011 से 13 के अंदर, ये 2 साल के अंदर मैंने कांजी और जनरल जापानीज़ बहुत मेहनत से की। और साइड बाय साइड मेरा PhD भी चल रहा था। और लेकिन कि PhD में मुझे जापानीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और JLPT का क्या है कि N5 से लेकर N1 है, लेकिन आप अपना लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा लेवल देना चाहते हैं। तो मैंने डायरेक्ट N2 लेवल दिया और N2 लेवल मैंने डायरेक्टली क्लियर कर दिया पहली बार में ही 2013 में कि जुलाई में एक्चुअली। तो उसके बाद मैंने 2013 के दिसंबर में N1 दिया, लेकिन उसमें थोड़े मार्क्स के लिए मैं पास मार्क नहीं ला पाया। तो उस समय मुझे लगा कि रियली जो डिफ़िकल्ट पार्ट है N1 में वो है उसका रीडिंग पार्ट, और सबसे ईजीएस्ट पार्ट जो मेरे लिए था वो है लिसनिंग पार्ट। और ग्रामर वोकैबुलरी ठीक ठाक था, लेकिन सबसे जो चैलेंजिंग था वो है रीडिंग। तो इसलिए मैंने उन 6 महीनों, उसके बाद के 6 महीनों में रीडिंग सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया। और 2014 जुलाई का जो टेस्ट हुआ था N1 का, उसमें मैं पास हो गया। आप देख सकते हैं ये है मेरा स्कोर कार्ड। तो इस स्कोर कार्ड में जैसे कि मैंने लैंग्वेज नॉलेज मतलब गेंगो चिशिकी, मोजी, गोई, बुम्पो, वोकैबुलरी, ग्रामर, उसमें 38 आउट ऑफ 60 मार्क्स लाए। और रीडिंग में 22 आउट ऑफ 60। जो मिनिमम मार्क्स है वो एटलीस्ट 19 होता है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा था। तो लकीली मैं
इसको इस बार मैंने क्लियर कर लिया और लिसनिंग 48/60। सो टोटल मार्क मेरे 108 आए 180 में से। और N1 क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए आपको 100 मार्क से ऊपर लाना है और हर एक सेक्शंस में एटलीस्ट 19 मार्क लाने हैं। और रियली हेल्प किया वो है लिसनिंग, जो 48/60 पास करने के लिए। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, सबसे डिफ़िकल्ट लेवल है। तो ये जब मैंने पास किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं कुछ रियली इन 3 साल का जो मेहनत थी वो रंग लाई। और उसी के कारण मैं अभी आप लोगों को मेरी एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और JLPT से और जापान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।